चलिए एटम मॉलिक्यूल्स एंड आयन। ये हम लोग आज क्या है, सेकंड क्लास है ना। दूसरा क्लास है ये वाला। इससे पहले वाला क्लास में अभी हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़े। पदार्थ का शुरू क्लास में अवस्था देख लिए थे, भौतिक अवस्था, फिर उसके बाद रासायनिक अवस्था, फिर उसके बाद देखे थे पदार्थ। तो पदार्थ का तीन अवस्था होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये भी पढ़ते पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना। बस कण 2 चैप्टर तक कण ही पढ़ते, लेकिन अब उस कण के बारे में बोला गया। जैसे जैसे विज्ञान का खोज होते गया तो उस छोटे छोटे कण का नाम आने लगा, परमाणु बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? परमाणु। इसको बोलेंगे डाल्टन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाल्टन। इसका नाम परमाणु दे देंगे, लेकिन अभी डाल्टन तक पहुंचे नहीं। तो सबसे पहले पदार्थ, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे, लगभग जितने भी दार्शनिक थे उस समय के, जितने भी वैज्ञानिक थे, लगभग सभी का मत यही था कि कोई भी पदार्थ, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, छोटे छोटे क्या किससे मिलकर के बने? कणों से मिलकर के बने। जैसे मान लीजिए हम एकदम नमक का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक है, नमक का टुकड़ा, ये भी क्या नमक एक पदार्थ है। नमक एक पदार्थ, चाहे मान लीजिए एक लोहा लेते हैं, ये आयरन है। तो आयरन भी किससे बनकर मिला होगा? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा। और इस कण छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना, सभी ने बोला। और जा करके 600 BC में कनाद ने इसको क्या बोला कि छोटे छोटे कण से मिलकर के बना, इसको क्या बोला उन्होंने? परमाणु। क्या बोला? परमाणु। परमाणु बोला, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कनाद के द्वारा बताया गया कि जो पदार्थ है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है। अब ये पदार्थ जो सबसे छोटा कण है ना, इसको हम लोग अपने नंगे आंखों से देख सकते हैं क्या? एकदम नहीं देख सकते, ठीक है। एकदम छोटा वाला कण को आप लोग नहीं देख सकते, क्योंकि इसका साइज जो होता है ना, लगभग 10⁻⁻15 होता है। समझ में आया? 10⁻⁻15 इस तरह करके बना हुआ है कोई भी पदार्थ, ठीक है। तो इसको हम लोग अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए क्या होगा? माइक्रोस्कोप का खोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा। तो कनाद के द्वारा पूछा गया सबसे पहले कौन बताया कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है? कनाद बोले। फिर उसके बाद बात करते हैं, हम लोगों ने देखा था उसमें कि कोई भी पदार्थ जब बनता है तो कोई एक नियम पालन होता है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम। जैसे कि मान लीजिए आपका वाटर H2O, ये क्या है? पानी है ना। तो पानी कैसे बन रहा होगा? तो किस रेशियो में होगा? हाइड्रोजन का 1 है, कितना द्रव्यमान 2, ऑक्सीजन कितना नंबर पर होता है? 16। यही तो कितना रेशियो में? 2:16। तो जब भी वाटर का निर्माण होगा 1:8 में, तब भी होगा 1:8। जब तक मिलेगा हाइड्रोजन 1 रेशियो में, ऑक्सीजन का भार 8 रेशियो में, जब तक नहीं मिलेगा उसका पानी का निर्माण होगा ही नहीं। चाहे आप कुएं का लीजिए पानी, चाहे समुद्र का पानी ले लीजिए, चाहे गंदा पानी लीजिए, समझ में आ रहा? सब में रेशियो आपको ये होगा ही, ठीक है, तभी जा करके बनेगा। तो हम लोग इसमें और क्या देखे थे? तो रासायनिक 2 नियम देखे थे। एक रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या देखे थे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है? पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे मान लो Na+Cl, जैसे मान लिया कोई A है केमिकल, ठीक है, कोई B है आपका, जब आपस में रिएक्शन करके B बना तो A का द्रव्यमान 10 है, B का द्रव्यमान कितना है? इसका भी 10 ग्राम है। तो ये जो कितना होगा? 20 ग्राम होगा ही होगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं? कोई भी जो आपका पदार्थ था, इसका द्रव्यमान जो वेट है, मास है, वो बेकार हुआ है क्या? नहीं ना, सब स्टोर हो गया वापस से 20 ग्राम में। भले ये नया उत्पाद बना होगा, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ लिए Na सोडियम लिए, यहाँ पे क्लोरीन लिए, सोडियम क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके क्या बना गया? NaCl। अब ये जो NaCl नया पदार्थ बना ना, इसका गुण इससे पूरा अलग है कि नहीं है? ये आपका क्या खाने में यूज़ करते थे, लेकिन क्या सोडियम को ऐसे खाते थे क्या आप? नहीं, सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है। क्लोरीन क्या होता है? बहुत सड़े वंडे जैसा गंध करता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में जो गंध होता है किसके कारण होता है? इसी कारण होता है। ये गैस है, ये धातु है, आपस में मिल गया, क्या बन गया? नमक। इस नमक का इसके साथ गुण होगा क्या? एकदम नहीं होगा, ये आग पकड़ेगा ही नहीं। नमक में क्या गंध आता है क्या? एकदम नहीं आता। ये वाला क्लास हम लोग इससे पीछे वाला में बताए थे, पूरा अच्छा से बताते हैं। कोई भी जब नया पदार्थ का, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है, तो नए पदार्थ का जो गुण होगा जिससे मिल करके बना, उससे एकदम भिन्न होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज़ हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। तो ये जो हो गया ना, तो ये देखिए अब कैसे बना हुआ? Na फिक्स रेशियो में हुआ होगा और क्लोरीन भी फिक्स रेशियो में। संयोजन क्या होता है? इसी को बोलते हैं हम लोग रासायनिक संयोजन के नियम। कुछ रेशियो रहता, रसायन तो 2 नियम हुआ था। एक पहला था आपका रासायनिक संयोजन के नियम, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। पहला रासायनिक संयोजन का नियम, और दूसरा क्या है आपका?
पदार्थ का अनुस्वरता या द्रव्यमान संरक्षण, पदार्थ का द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। द्रव्यमान संरक्षण, संरक्षण मतलब क्या, मास कंजर्व, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है ना। द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ये दोनों किसने दिया था, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा। दोनों किसने दिया था, लफ्वाजे, किसने दिया था, लेवोजियर भी बोल सकते हैं, लेवोजियर या लफ्वाजे भी बोलते हैं, लफ्वाजे, ठीक है। लेवोजियर इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे, लफ्वाजे उसको लिखते हैं हिंदी में, ठीक है। ये हो गया। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक ठौर है आपका क्या, अब देखिए आगे क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग। रासायनिक संयोजन हो गया आपका। अब देखिए निश्चित अनुपात का नियम, एक इम्पॉर्टेंट तीसरा नियम जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, निश्चित अनुपात का नियम। देखिए यहाँ पे ये तीसरा है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, ठीक है, निश्चित अनुपात का नियम। तो आज हम लोग का तीसरा लॉ पढ़ने वाले निश्चित अनुपात का नियम। तीसरा नियम क्या है, लिख लीजिए, निश्चित अनुपात का नियम कहते किसको है, क्या है ना, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। डिफिनिट मतलब क्या, निश्चित, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, है ना। इसको क्या बोलते हैं, द लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफिनिट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, डिफिनिट मतलब फिक्स चीज़, कांस्टेंट मतलब फिक्स। जैसे कांस्टेंट 1 2 3 4 5 कांस्टेंट होता है ना, एक का वैल्यू एक ही होगा, दो का वैल्यू दो, कभी चेंज हो सकता है क्या। तो इसी तरह लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ, इसके जगह डिफिनिट ना लिख करके कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट लॉ, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, आपका प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। अब कब दिया गया था, इसका डेट हम बता देते हैं। प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था 1789 में, 1789 में प्राउस्ट के। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका रेलवे का, जेई में क्वेश्चन है, ग्रुप डी में, मतलब हर लगभग एग्जाम ये आता है। तो 3 आता है, रासायनिक संयोजन और रासायनिक क्या बोले, द्रव्यमान संरक्षण को दिया, लेवोजियर ने दिया था, और निश्चित अनुपात के नियम प्राउस्ट दिया था। पूछ गया किस ईस्वी में, तो ये ज़्यादातर ऐसा नहीं होगा, ये पूछेगा फिक्स है क्वेश्चन। आपको दिखाएंगे बुक में भी कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है लगभग, ठीक है। तो ये 2 गुण। अब देखिए इसको निश्चित अनुपात का नियम क्या बोलता है। अब मान लीजिए पानी तो पानी होता है, चाहे वो नदी में हो, चाहे वो समुद्र में हो। समुद्र का पानी भले नमकीन हो सकता है, लेकिन उसमें से नमक निकाल दो तो नॉर्मल पानी नहीं बचेगा। चाहे आप नाले का पानी ले लें, चाहे घर का पानी ले लें, चाहे डिस्टिल वाटर ले लें, पानी का क्या रेशियो, अलग अलग स्रोत से हम लोग पानी लिए हैं, तो इसका मतलब अलग अलग पानी स्रोत से लिए हैं, तो उसका रेशियो भी अलग अलग होना चाहिए। ऐसा होता है क्या, एकदम नहीं होता है। पानी वही प्योर था, भले वो समुद्र में चल गया तो वो नमकीन हो गया, नमक क्या है, गंदे पानी में कीचड़ में लग गया तो, लेकिन पानी का जो प्योर वैल्यू रेशियो है ना, वो हमेशा कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए वाटर का भी बताए थे हम लोग, वाटर हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के भार से मतलब जैसे पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, तो हाइड्रोजन कितना ले और ऑक्सीजन कितना ले कि पानी बनेगा। तो ये देखिए कैसे होगा, भार के अनुसार। हाइड्रोजन का एक अणु का भार कितना, 1 और 2 गुना 2 कितना, 2 हो गया। और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 16, तो 2:16 मतलब कितना, 8 बार में 1:8। जब भी आपका वाटर का निर्माण होगा तो उसका भार का अनुपात, ये किसका अनुपात है, भार का अनुपात, रेशियो ऑफ वेट हमेशा कितना होगा, 1:8 में ही लेंगे। समझ में आया, 1:8 का मतलब अगर आप हाइड्रोजन मान लीजिए 100 ग्राम ले रहे हैं तो ऑक्सीजन कितना लेना होगा, ज़्यादा पानी बना तो 800, तो रेशियो का भी ये चेंज हो रहा है क्या, फिर से काटेंगे। समझ में आ रहा, यहाँ पे आप 1000 ले रहे हैं, 1000 लीटर मान लीजिए 1000 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया आप, तो यहाँ पे कितना लेना होगा आपको, 8। जब तक आप 8000 नहीं लीजिएगा, ये रेशियो को मेंटेन नहीं कीजिएगा, पानी का निर्माण होगा ही नहीं। तो ये क्या नॉर्मल आदमी कर सकता है, हम लोग कर सकते हैं क्या, हम लोग से पॉसिबल ये नहीं है। ये लैब में हो सकता है। इस रेशियो को भी, हाइड्रोजन का रेशियो 1 रेशियो मिलाना बहुत क्रिटिकल बात है, ठीक है। ये लैब में हो जा सकता है, ठीक है। इसीलिए तो प्राकृतिक रूप में हमको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। हम लोग ये पॉसिबल नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे पानी तो सबको घर में ही बना लेता, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है तो कुछ रूल फॉलो करता है ना, कौन सा, रासायनिक संयोजन। और ये जब रूल फॉलो करता है तो क्या होता है, इस हाइड्रोजन का परमाणु इस ऑक्सीजन के परमाणु से आपस में क्या होता है, कंबाइंड होता है। क्या होता है, कंबाइंड होता है, तब जाके ये रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। तब जाके क्या बनता है, आपका पानी बनता है। और ये जब पानी बनता है ना, तो पानी बनता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी वाटर बनता है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है। ये अगर लैब में भी बनेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी पूछता है कि पानी का निर्माण होना कैसा विक्रिया, उष्माक्षेपी या उष्माशोषी। उष्माक्षेपी मतलब हीट निकल रहा है,
ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेगा, एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट का निकलना, इंडोथर्मिक मतलब हीट इंटर करना। तो इसको रिएक्शन, इसको बनने में क्या होता है, हीट ज़्यादा निकलता है। तो ये भी याद रखना, इसका एग्जाम्पल पूछता है कि पानी का बनना कैसा विक्रिया, उष्माक्षेपी या उष्माशोषी, उष्माक्षेपी निकलना, ठीक है। ये अलग टॉपिक इसको बताएंगे। तो समझ में। अब देखिए इसी तरह हो गया। इसी तरह अब बताइए कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा तो ये भी फिक्स रेशियो में बना होगा, जितना भी आप लिखते HCl, HNO3, NaCl जो भी। अब इसका भार क्या होगा संदीप, बोलो कार्बन कितना है, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है एक कार्बन का, एक 6 होता है, 6 दूनी 12 ना भार, 6 तो होता है परमाणु संख्या होता है। ऑक्सीजन का होता है 8, सॉरी 16 होता है ना, ये का 16 कितना है, 2 है। क्या कर रहा हूँ, बंद करो मैं। अब देखिए यहाँ पर 12:32। अब किससे कटेगा, चढ़ती है 12, चढ़ती 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब भी निर्माण होगा 3:8 में आपको लेना पड़ेगा, समझ में। अगर यहाँ आप 300 लेते हैं तो यहाँ पे कितना लेना होगा, 800 लेना होगा, समझ में आया। मतलब ज़्यादा बनाना। तो ये रेशियो आपका मिनिमम रेशियो कितना है, 3:8 में। जब तक कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग नहीं करेगा तब तक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं होगा। इसी को बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। मतलब कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है तो वो फिक्स प्रोपोर्शन में हो तभी पदार्थ का निर्माण। पदार्थ में भी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तत्व क्या बोलते हैं, यौगिक बनेगा। क्या बनेगा, यौगिक। ये सब समझ में आया, याद रख लेना आपको, ठीक है। तो नमक भी इसी तरह बनेगा, नमक भी क्या बनेगा, इसी तरह बनेगा आपका, ठीक है। नमक का क्या होगा, NaCl। अब इसका आप लोग बताइए तो नमक का, चलिए NaCl का क्या होगा, निकालिए, बोलिए। NaCl का भार कितना, Na का भार कितना होता है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। वाटर का भार बताइए, दे देगा। इसका भार कितना है, इसका भार कितना, सोडियम का 11 होता है, 11 दूनी 22 नहीं पढ़ते हैं, 23 पढ़ते हैं, ठीक है। विषम संख्या में 17 होता है इसका, 17 दूनी 34 नहीं 35 विषम में। तो 23:35 में जब तक नहीं सोडियम का अनुपात भार में 23 लीजिए और क्लोरीन का कितना लीजिए 35, तभी जाकर के नमक का अनुपात नमक मिलेगा आपको, समझ में आया। तो ये आपको ध्यान देना है। लेकिन ये नियम देने के बाद फिर भी पदार्थ का जब निर्माण हो रहा है तो उसमें हम लोग लगभग क्लियरिटी नहीं आ पाया था, ठीक है। तो एक जॉन डाल्टन है, ठीक है। डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया। डाल्टन के अनुसार बोला गया कि परमाणु जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना उसका नाम क्या है, परमाणु। अब यहाँ पर डाल्टन का विकास हुआ, डाल्टन आता है, डाल्टन अपना एक थ्योरी देता है कि जो आप लोग बोल रहे थे कि पदार्थ छोटा छोटा कण से बना उसको परमाणु बोलते हैं, फलाना बोलते हैं, कण बोलते हैं। लेकिन अब डाल्टन बोल दिया स्पष्ट तरीके से कि कोई भी पदार्थ का निर्माण हुआ है वो किससे मिलकर के बना है, परमाणु। जो छोटा छोटा कण उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, परमाणु की खोज किसने की, डाल्टन ने की। तब यहाँ पे आता है क्वेश्चन, परमाणु का खोज किसने किया, डाल्टन ने, ठीक है। पहले बताया था सब, ठीक है, लेकिन स्पष्ट तरीके से परमाणु नाम किसने दिया, क्योंकि अभी ना पढ़े परमाणु के बारे में, अभी तो परमाणु पढ़ रहे थे, परमाणु तो बोले भी नहीं। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु का खोज किया, ठीक है। अब उन्होंने परमाणु के बारे में सिद्धांत दिया। तो जैसे कि मान लीजिए लोहा है, इस लोहे में छोटे छोटे कण जो है आपका, ये छोटे छोटे कण है, क्या ये परमाणु है। और इसके बारे में कौन बोला है, जॉन डाल्टन। और इस परमाणु का कुछ सिद्धांत दिया, इस परमाणु के बारे में उन्होंने कुछ बताया कि ये जो परमाणु है, जो छोटा कण, अब परमाणु का मतलब क्या समझेंगे हम लोग, छोटा कण। ये जो परमाणु इसका कुछ विशेषता है, उसी विशेषता को उन्होंने डिफाइन किया। तो डाल्टन का हम लोग परमाणु सिद्धांत पढ़ते हैं, 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ेंगे, याद होगा तो, ठीक है। फिर जा करके परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया, फिर इसका थ्योरी गलत हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग बोले कि गन्ना से गुड़ बनता है। आप लोग मान लीजिए गांव में रह रहे हैं, गन्ना से गुड़ बनता है। आप तो गांव में रहे, गन्ना से गुड़े बनाए, लेकिन हम शहर में रहने वाले हैं, हमको पता है कि चीनी भी बनता है। तो आपका तो थ्योरी फेल हो गया, तो हम तो विकसित कर गए ना। तो उसी तरह जॉन डाल्टन कुछ थ्योरी दिया, फिर जाकर के परमाणु के बारे में ऐसा ऐसा बोला, लेकिन जब विकास हुआ तो पता चला परमाणु के बारे में ऐसा ऐसा, इसका पुराना थ्योरी तो फेल हो जाएगा ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु डाल्टन का कौन सा जो प्रमाण था वो गलत साबित हुआ, क्या गलत साबित हुआ, आपको ये भी पूछना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक यौगिक है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कितना आपका कार्बन हमेशा कितना मिलेगा, 3, और ऑक्सीजन कितना मिलेगा, 8 भाग में मिलेगा, तभी हमको क्या बन सकता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको। अच्छा, जॉन डाल्टन के बारे में आपको याद रखिएगा, इंग्लैंड के एक स्कूल शिक्षक थे, जॉन डाल्टन इंग्लैंड के एक स्कूल शिक्षक थे, ठीक है, याद रखना है।
और सबसे पहले 1801 में जॉन डाल्टन ने परमाणु की संरचना, मतलब इसके बारे में बताया, जो परमाणु इसका संरचना के बारे में बताया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, नियम का प्रतिपादन किया, जिसे जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत, जिसको क्या कहते हैं, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। हम लोग ये सीधा पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखना। अब इस सिद्धांत की सहायता से ये जो सिद्धांत दे देंगे जॉन डाल्टन, इससे और स्पष्ट हो गया ये दोनों के बारे में, समझ में आया, इसको और क्लियरिफाई मिल गया, जस्टिफाई मिला, ठीक है। तो जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का हम लोग मान्यता, कौन कौन मान्यता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। इसको खींच लीजिए तो फोटो, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका यहाँ से अब, ठीक है। जब तक परमाणु का डिटेल नहीं जानेंगे तब तक बहुत दिक्कत होगा। हो गया ना, सब ग्रुप में आप ही डालिए, ठीक है, सॉरी, हो गया, मिटा दे। चलिए अब देखिए डाल्टन का क्या पढ़ेंगे हम लोग, परमाणु सिद्धांत। अब देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, अजम्पशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। अब यहाँ पे टॉपिक दे देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ 3 क्वेश्चन डाल्टन को पहले तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, assumption of डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, assumption ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ बातें महत्वपूर्ण थी। पहला नंबर इन्होंने क्या बोला कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है। वो तो पहले ही बोल रहे थे, इसमें अलग क्या है, तो इन्होंने बोला सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ये पहली बार बोले, डाल्टन ही बोला कि परमाणु कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और ये परमाणु खंडित नहीं किए जा सकते। अब वो छोटा उसको तोड़ सकते हैं क्या, सबसे लास्ट पार्टिकल वही था जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, समझ में आया। तो ये रखना है, पहला बोले सभी किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, छोटे कण को परमाणु कहते हैं, जिन्हें बांटा खंडित नहीं किया, तोड़ा, जिन्हें खंडित नहीं किया जा सकता, जिन्हें खंडित मतलब तोड़ा, खंडित या विभाजित, जिन्हें खंडित या विभाजित नहीं किया जा। लेकिन आपको विश्वास होगा कि उसको तोड़ा जा सकता है। आगे भी इससे महान साइंटिस्ट हैं, बोले ये टूट जाएगा। किसमें टूटा बताइए आप लोग, परमाणु भी टूट गया, किसमें टूटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, ठीक है। फिर उसका भी और प्रतिकण भी बनने लगा, इलेक्ट्रॉन का भी प्रतिकण बना जा करके आगे, समझ में आया, ये भी ध्यान देना, ठीक है। तो देखिए परमाणु खंडित नहीं कैसे। अब दूसरा क्या बोलता है, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परमाणुओं का, अच्छा जो सबसे छोटा वाला परमाणु था ना, तो बोला ना कोई भी रिएक्शन होगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, परमाणु का ना ही निर्माण होगा और ना ही विनाश होगा। परमाणु क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में मतलब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए परमाणु अनश्वर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परमाणु अनश्वर। अनश्वर मतलब अमर है। तो परमाणु का किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ना तो निर्माण ना ही विनाश किया जा सकता। दूसरा, परमाणु का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ना ही विनाश और ना ही निर्माण किया जा सकता। इसलिए क्या ये अनश्वर है, अनश्वर। देख लीजिए स्पेलिंग, कहीं मेरा हिंदी बहुत गलती होता है, ठीक है, आप लोग सुधार के लिखिएगा। नहीं, मेरा हिंदी में बहुत गलती होता है, अनश्वर है। अच्छा, किसी भी तत्व के सभी, अभी लिखा दे, सब एक एक लाइन बाय लाइन समझा देंगे, रटना नहीं पड़ेगा। कि जैसे कि
किसी भी तत्व के सभी अच्छा परमाणु किस में होगा, कोई ना कोई तत्व में हो रहा है। जैसे मान लीजिए सोडियम, मान लीजिए आयरन, कोई आयरन, ये आयरन का टुकड़ा, तो ये भी छोटे छोटे परमाणु से बना होगा। तो ये परमाणु को ना ही नाश कर सकते हैं ना ही बनाया जा सकता। ये भगवान बना दिए, उसका परमाणु वो फिक्स हो गया है, ठीक है। हाँ, इसका किसी भी रासायनिक का विक्रिया, अब लोहे का रिएक्शन करवा दिया आग से, तो क्या इसका परमाणु खत्म हो जाएगा क्या? वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो गया एटमॉस्फेयर में, चाहे कहीं भी किसी रूप में, समझ में आया। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम भी परमाणु से मिलकर के बना हुआ छोटे छोटे। तो सोडियम को मान लिया हम लोग हवा में रख दिए, तो सोडियम तो उड़ के खत्म हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो आपको क्या लगा कि इसका परमाणु खत्म हो गया हो क्या? नहीं, इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं क्या हो, किसी तरह से कंबाइंड वो कर लिया होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो कहीं ना कहीं परमाणु को ना ही विनाश किया जा सकता है, ना ही निर्माण किया जा सकता है। और जो बना हुआ उसका जो क्वालिटी है वह हमेशा वो बरकरार रहेगा, ठीक है। किसी न किसी दूसरे रूप में क्या हो, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ऊर्जा का विनाश करते थे क्या, ऊर्जा का निर्माण किया जाता था क्या? नहीं होता। वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है, ठीक है, याद रखना है। हम लोग जैसे खाना खाते हैं, हम लोग को पाचन ऊर्जा मिला। पाचन ऊर्जा किस में हो गया? मसल्स ऊर्जा में, मसल्स एनर्जी में, फिर काम कर दिया, उस ऊर्जा में ट्रांसफर हो गया, समझ में आया। तो ये चीज़ हो रहा है। साइकिल चला तो आपका मसल्स एनर्जी जो हो गया, मांसपेशी ऊर्जा, साइकिल चला तो किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। फिर वही मैकेनिकल एनर्जी किसमें? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, समझ में आया। तो गतिज ऊर्जा को रोक दिए, साइकिल ब्रेक मारे तो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। तो ऊर्जा कन्वर्ट हो रहा। तो इसी तरह परमाणु का ना ही विनाश किया जा सकता, वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, उसका विनाश नहीं हो सकता है। तो किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट समझना आपको, किसी भी तत्व का मतलब आपको क्या समझ में आता होगा? एलिमेंट क्या हुआ? टोटल 118 को है, 92 को नेचुरली बना है, 26 को आर्टिफिशियल बना है। तत्व में क्या क्या हो सकता है? सिंगल जो होता है, मतलब कि मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, धातु, अधातु और उपधातु, हमेशा ये दिमाग में रखना तत्व। तो किसी भी तत्व के परमाणु, किसी भी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। किसी भी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, अर्थात किसी तत्व के सभी परमाणुओं का आकार जैसे क्या क्या आकार, क्या धीरज, और आकार, द्रव्यमान, रासायनिक आदि ना। अब जैसे मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पे किसी भी तत्व के सभी परमाणु समान, एक आयरन का टुकड़ा लेते हैं, हाँ, सदृश एक जैसे होते हैं, ठीक है। इसको लिखते, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको ये दो को लिख के इसको अच्छा समझा दे, चलिए इसको समझा देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, किसी भी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। तो कोई एक तत्व ले, कौन सा तत्व लेते हैं बोलिए? आयरन ही लेते हैं, लोहा, बार बार याद रहा। तो आयरन है, आयरन कैसे बना होगा? ऐसे होगा, रैंडम होगा? नहीं, इसका जो परमाणु बहुत ही क्या होता है? अरेंज्ड होता है। क्या होता है? अरेंज, ऐसे होता है, बहुत क्लोज होता है, ठीक है, अरेंज वे में। पढ़ा तो नहीं बोला? अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो? परमाणु। मान लिए आयरन है, लोहे का टुकड़ा है। ये लोहा किससे, सबसे छोटा कण से किससे मिलकर बना होगा? परमाणु। और इसके बारे में कौन बताया? जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन बोले ना कि जो परमाणु के कण है ना, तोड़ा नहीं जा सकता। पहला में बोल दिया इसको तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा में क्या बोला? परमाणु का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये नाश नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या बोला? किसी भी तत्व के, तो किसी भी तत्व के सभी परमाणु समान। परमाणु जो है ना, इसका आकार, अगर एक परमाणु मान लिया 5 सेंटीमीटर लंबा, तो दूसरा भी क्या होगा? 5। आकार भी सेम होगा, वजन भी समान होगा, और इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी। अगर लोहा पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो जंग लगेगा ना एक परमाणु में, तो दूसरे परमाणु में क्या होगा? जंग ही लगेगा। एक परमाणु का टेस्ट मान लीजिए आपका खट्टा होगा, इसका मान लीजिए एक्सेप्शन ले रहे हैं, तो दूसरे का भी टेस्ट कैसा होगा? खट्टा ही होगा। गुण कभी भी गुण ये बदल नहीं देगा। ऐसा नहीं कि सब परमाणु का अलग अलग कैरेक्टर है। तो किसी भी एक तत्व के अंदर जितने सभी परमाणु है, सभी का गुण क्या होगा? एक जैसा होगा। क्या होगा? एक जैसा होगा, ठीक है, याद रखना। चाहे द्रव्यमान की बात करें, चाहे आकार की बात करें, चाहे रासायनिक गुण, समझ में आ रहा? रासायनिक गुण। लेकिन अब हम बताइए, अब अलग अलग ले लिए, जैसे ये Fe आयरन था, अब हम ले लिए क्लोरीन का परमाणु, ठीक है, क्लोरीन मान लिया, ऐसे नहीं रहे। फिर सोडियम ऐसे होगा। तो क्या सभी अलग अलग तत्वों का परमाणु भी समान होगा? क्या नहीं, अलग अलग तत्व का परमाणु उसके अंदर एक जैसा होगा,
लेकिन बाकी सब तत्वों से अलग अलग हुआ। अब आप सोचिए अगर लोहे का परमाणु जो है क्लोरीन के परमाणु का जैसा होगा क्या? नहीं, लोहा का लोहे के अंदर वाला परमाणु सब सेम होगा। समझ में आ रहा है? जैसे गार्जियन होता है तो गार्जियन, कोई एक गार्जियन है माता पिता, तो उसका बाल बच्चा उसके जैसा होगा। जरूरी नहीं कि दूसरा का बाल बच्चा जैसा मिल जाए, उसका गार्जियन उसके जैसा होगा, उसका तत्व। तो सेम यही है, अलग अलग खानदान का उसके जैसा सेम मिलेगा। ठीक, प्रॉपर्टी। आयरन का जैसा गुण मिलेगा सब में, क्लोरीन का क्लोरीन। एक परमाणु अगर क्लोरीन का गंध कर रहा है तो सब परमाणु भी क्या करेगा? गंध करेगा। ठीक है, आयरन का इसी तरह। तो सोडियम का भी वही। तो इसमें क्या कंक्लूजन देखें कि अलग अलग तत्वों के परमाणु गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही तत्वों के परमाणु गुण समान होते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हैं क्या हम लोग कि विभिन्न विभिन्न तत्वों के परमाणु गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न आकार, द्रव्यमान या रासायनिक गुण वाले होते हैं। तो चौथा में क्या हो गया? अलग अलग तत्वों के परमाणु का आकार का गुण अलग होता है, का गुण अलग अलग होते हैं। जैसे आपका आकार ले लीजिए, द्रव्यमान ले लीजिए, चाहे रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण याद रखना। अच्छा, पता है ये परमाणु इतना छोटा है ना कि अगर एक चुटकी नमक, एक चम्मच किसी को अगर नमक दे दिए और बोले ना कि उसके नमक में भी परमाणु से बना होगा, तो नमक का परमाणु 1 सेकंड में एक परमाणु गिनना है तो पता है उसको कितना टाइम लग जाएगा गिनने में? 40 साल लग जाएगा। सोचिए इतना छोटा होता हो, उसको देख के तो गिनिए नहीं पाएगा। पहली बात हो माइक्रोस्कोप से गिनना हो। ठीक है, नमक इन्हें एक दाना को भी तोड़ दिए, इससे भी छोटा छोटा, एकदम सबसे छोटा जो आप देख नहीं पाएंगे उसको बोलते हैं एक परमाणु। अगर गिनने बैठ जाए ना आदमी माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो सोचिए जब आगे टूटा होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो कितना डेवलप माइक्रोस्कोप आया होगा। ठीक है, तो उस माइक्रोस्कोप का नाम भी पढ़ेंगे हम लोग, समझ में आया? तो ऐसा है। अणु क्या होता है? अणु, जब परमाणु मिल जाएगा ना तब क्या बनेगा? अणु। जब परमाणु मिल जाएगा, जैसे मान लो एक आयरन परमाणु मिला, फिर एक और आयरन उसका भी परमाणु तो मिल जाएगा, दोनों क्या बोलेगा? अणुओं के मिलने से क्या बनता है? परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। जैसे कोशिका के मिलने से किसका निर्माण होता है? उत्तक का निर्माण होता है, टिश्यू का होता है। उसी तरह ढेर सारे परमाणु मिलकर क्या बन जाते हैं? अणु। समझ में? आयरन का एक अणु आयरन है, जैसे आयरन का मान लीजिए आयरन का एक परमाणु, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन वो सिंगल लिख रहे हैं तो कितना परमाणु है? पीछे परमाणु था, एक परमाणु, एक और ऑक्सीजन लिए, कितना परमाणु? 2 परमाणु। तो ऑक्सीजन का कितना परमाणु हो गया? 2 का परमाणु। अब समझ में आया? तो परमाणु के मिलने से अणु का निर्माण कितना हो गया? अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे तो ऑक्सीजन का 2 अणु बना, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना अणु बना? 2, और 2 अणु में परमाणु कितना हो जाएगा आपका? 2 गुना 4 परमाणु हो जाएगा, 2 दूनी 4। ऐसे भी याद रखिएगा आपको ऑक्सीजन, ये वाला हम बताते हैं हम लोग। ऑक्सीजन का जो 2 परमाणु, इसी को हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग इसी का हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का मान लीजिए एक परमाणु सिंगल, तो इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन में 3 परमाणु मिल गया तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओजोन जो लिया था ओजोन। समझ में आया? ये परमाणु हो गया। ये ऑक्सीजन कितने परमाणु से मिलकर के बना है? 3। अच्छा, ये ऑक्सीजन 3 परमाणु से मिलकर के बना है। कितना अणु है ऑक्सीजन का? 1 अणु। यहाँ भी 1 अणु। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम लोग इसको बताएंगे अणु परमाणु, पहले इसको परमाणु पहले खत्म करें, कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। अच्छा देखिए यहाँ पे जैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, अतुल यहाँ ध्यान दो। रासायनिक संयोग में 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु, यहाँ तक समझ में आया ना आप लोग को? रासायनिक संयोग में 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं। परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यौगिक कैसे बनता है। जैसे कि मान लीजिए ये हाइड्रोजन है,
एग्जाम्पल ले रहे वाटर, जैसे नमक का ही ले रहे, ठीक है। क्या बोल रहा है, रासायनिक संयोग में 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके, जैसे मान लीजिए कोई भी यौगिक का निर्माण क्या होता है, यौगिक 2 यौगिक है, जैसे कि मान लीजिए एक तत्व है, एक सोडियम है और एक क्या है, क्लोरीन है। ये दोनों क्या है आपका तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व को मिला देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे यौगिक बनेगा, क्या बना, NaCl। अब इस NaCl को क्या बोलते हैं हम लोग, यौगिक। इसे पूरा डिटेल में पढ़े थे हम लोग, किसको कैसे कैसे क्या बोलते हैं। अच्छा बताइए, ये नमक है, सॉरी नमक, ये सोडियम है और ये क्लोरीन। सोडियम भी परमाणु से मिलकर बना होगा, क्लोरीन भी परमाणु से मिलकर बना होगा। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, इसका परमाणु में भाग लेता है। कौन भाग लेता है, परमाणु। समझ में, ये ध्यान दीजिए, ये परमाणु और ये परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और एक नया यौगिक का निर्माण करता है। और ये नमक, अभी नमक का भी क्या बना, नमक भी परमाणु से मिलकर बना होगा ना, छोटा छोटा। तो ये नमक का परमाणु का गुण क्या होगा, अलग अलग हो, क्या होगा, एकदम अलग अलग होगा। समझ में आया, तो ये ध्यान देना। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, पूछता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या भाग लेता है, ऑप्शन दे देगा आपका अणु, परमाणु या आयन, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोलेगा, परमाणु भाग लेता है। और ये परमाणु देखिए कहाँ गया, इसका परमाणु इसमें गया, आपस रिएक्शन का ट्रांसफर हो गया ना, और क्या बना दिया आपका, नमक बना दिया, नमक का परमाणु में आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपका। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, आपका परमाणु परस्पर संयोग करके क्या करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ लिखे, रासायनिक संयोजन में जोड़ रहे थे 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके क्या बनाते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखिए छठा, इसे पता क्वेश्चन आया हुआ है, बता दे रहे एटॉमिक थ्योरी में 4 को थ्योरी देगा, वो गलत थ्योरी दे देगा, ठीक है, ये आपको है। अब देखिए क्या बोला, रासायनिक संयोजन में विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल, रासायनिक संयोग में तत्वों का अनुपात क्या रहता है, निश्चित रहता है, तत्वों का अनुपात निश्चित रहता है, याद रखिएगा। किसी भी रासायनिक संयोजन में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, निश्चित होता है। और अलग अलग तत्व बन रहा है तो उसका भी निश्चित अनुपात तो फिक्स होगा, लेकिन अलग अलग हो सकता है, अलग अलग तत्वों का। समझ में आया, जैसे रेशियो याद रखिएगा 1:1, कुछ कुछ ऐसा है पर्टिकुलर रेशियो, जैसे कि 1:1, फिर आपका 1:2, फिर आपका 2:3, इस तरह हो सकता है। समझ में आया आपका, इसी से रेशियो में होता है। अब जैसे समझिए यहाँ पे देखिए, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, रेशियो कितना होता है, हाँ CO2 का अभी बताया था ना, 3:8 था। तो कार्बन कितना लिए थे, तो आपके मन में ख्याल आता है कार्बन जब भी मिलेगा तो 3, ऑक्सीजन भी आपका जो था वो मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे होगा क्या, आपको परमाणु डिसाइड करेगा कि कितना रेशियो से, क्या रेशियो अगर चेंज कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अलग चीज़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अलग चीज़। कैसे देखिए यहाँ पे अलग चीज़ बनेगा, हम बता रहे हैं। जैसे कि देखिए एक कार्बन है, देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं समझ में, बोलो। तो ये भी नहीं तुमको समझ में आएगा। देखिए जैसे एक कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके बहुत चीज़ का निर्माण कर सकता है, ठीक है, अलग अलग रेशियो। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिए तो क्या बने, खाली कार्बन का, ये कार्बन का कितना परमाणु, 1, ऑक्सीजन का 1 परमाणु आपस में मिले हो तो क्या बनेगा, CO बनेगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है। कब गैस निकलता है, जब कोई भी ईंधन या कोयला जब पूरी तरीके से नहीं जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको दम घुटाने वाली गैस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए, जब चूल्हा घर में जलने के बाद रख देते हैं तो उसमें देखते हैं गैस एकदम स्मेल करता, लगता है कि घुटन हो रहा है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। देखते हैं चूल्हा जलते, याद रखना। जब कोई भी चीज़ पूरा इनकम्प्लीट कंबशन हो तो कार्बन, देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, कार्बन कितना होता है, कार्बन का भार, एक परमाणु का भार 3 और 8 कहाँ होगा, पहले देखो। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला, इसको भूल जाइए। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, याद रखिए ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का कितना भार और ऑक्सीजन का भार कितना है, 16, 4 × 12, 4 × 16। रेशियो यहाँ कितना है, वही चीज़ था कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन अलग अलग परमाणु लिए। इसका 1 परमाणु लिए, इसका भी 1 परमाणु, तो 3:4 में कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अब यहाँ पे एक चीज़ हम ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं।
इसको क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्या होगा, कार्बन कितना लेना हम लोग? 12 ही ना लेंगे। ऑप्शन ए का, ऑप्शन का भार 16 होता है, कितना परमाणु? 2 गो, तो 12:32 कितना हो? 4 × 12 4 × 32। एक चीज़ आपको समझ में आ रहा, रेशियो चेंज करने से वही चीज़ था, कार्बन यहाँ भी था, ऑक्सीजन भी वहाँ था, यहाँ भी कार्बन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, रेशियो के चेंज कर देने से अलग यौगिक का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे किसका निर्माण हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड का, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का। तो समझ में वही चीज़ लिखा था, किसी भी रासायनिक संयोजन में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, ठीक है, निश्चित तो होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी बनेगा 3:4 में ही बनेगा, लेकिन रेशियो के साथ छेड़छाड़ कर देंगे तो अलग तत्वों का निर्माण हो जाएगा। समझ में? तो ये बताने का मेरा काम था यहाँ पे, इसको लिख भी लीजिएगा आप। अच्छा देखिए, इससे क्या समझ में? एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु अधिक अनुपात में, अधिक अनुपात में एक से एक अधिक यौगिक नहीं बना सकते क्या? एक ही तत्व का परमाणु था, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, तो एक ही तत्व के परमाणु अलग अलग अनुपात में मिल करके अलग अलग यौगिक नहीं बना सकता है क्या? तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके अलग रेशियो में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ये अलग रेशियो मिला देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा, और अलग रेशियो मिला देगा तो बहुत अलग चीज़ बन सकता है। समझ में आया? ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से आप क्या क्या बना सकते हैं? एक ही तत्व है ना, तत्व यहाँ भी नाइट्रोजन, इसी दोनों से क्या क्या अलग अलग यौगिक बना सकते हैं? बन सकता है, बस डिपेंड क्या करता है? रेशियो आप कितना मिला रहे हैं, रेशियो आप कितना मिला रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो रेशियो अगर इसको N1 बनता है, इसे NH3, एक बन जाता है क्या? NH4। समझ में आया नहीं कैसे बनता है? ये बताते हैं। ये कितना लिए आप भूल जाइए, इसी NH से क्या बन गया? NH3 बन गया, इसी NH से क्या बन गया? NH4। इसको क्या नाम देंगे? इसका इसका गुण अलग अलग होगा कि सेम होगा? अलग अलग होगा, एकदम अलग। इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया गैस का नाम सुनेंगे। इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम। क्या बोलते हैं? अमोनियम। अमोनियम और अमोनिया गैस एकदम अलग अलग है। चेंज किस में करके हम बना देंगे? रेशियो में चेंज। अब इसका रेशियो देखिए कितना होगा, N का रेशियो कितना है? ये N है ना, मान लिए NH3, N का रेशियो कितना है आपका? 7 दूनी 14, और हाइड्रोजन कितना है? 3, 1 गुना 3 करेंगे ना तो 14:3 में, यहाँ पे क्या होगा? ये भी तो 14 ही होगा, इसका 14:4, इसको कटेगा ना, 4 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4। तो एक ही तत्व के परमाणु अलग अलग रेशियो में मिल करके अलग अलग यौगिक का निर्माण कर देते हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको ध्यान देना। तो ये डाल्टन के द्वारा बताया गया था। तो डाल्टन के द्वारा किसी भी तत्व का अंतिम कण क्या होता है? क्या बोलते हैं हम लोग उसको? परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु बोलते हैं। इसी सिद्धांत, डाल्टन का जो सिद्धांत था केमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी सिद्धांत के आगे जा करके बहुत चीज़ों को हेल्प मिला। ठीक है, इस सिद्धांत के आगे अगर ये सिद्धांत नहीं देता तो आगे इस पर रिसर्च करके बहुत चीज़ों का होता क्या, बेस तो यही बना। ठीक है, अब इसका दोष देख लें, दोष देख के ख़त्म कर देते हैं इसको। दोष ही खाली देखेंगे, स्टार्ट कर देना। दोष ज़्यादा नहीं, 4 पॉइंट, बहुत अच्छा है इसका। अब देखिए क्या दोष है इसका। इसे खींच लिए ना बेटा, हो गया। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ये था जिसको गुण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? गुण भी बोल सकते हैं। अब इसका दोष क्या क्या है? अब ये सब बात में से कुछ कुछ बात तो सही है लेकिन कुछ कुछ गलत होगा। आप लोग 9 क्लास में हो तो क्वेश्चन भी आता, डाल्टन के गुण एवं दोष में विभेद करें, आता था ना? प्रॉपर्टीज है, 9 नहीं पढ़ा है? आता है सर, आता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण एवं दोषों में विभेद अंतर स्पष्ट करें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रॉपर्टीज एंड लिमिटेशंस। हाँ, सीमाएं क्या है उसका। चलिए अब देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष क्या क्या है। डाल्टन बोला था कि अंतिम कण परमाणु उसको डिवाइड नहीं किया था, लेकिन आगे जा करके जब खोज हो गया, किसका खोज हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन पर नहीं, माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप बोले अच्छा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया। ठीक है, जैसे अभी आ गया आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया।
समझ में आएगा। तो जब डेवलप हो गया धीरे धीरे विज्ञान, तो अच्छे अच्छे किस्म का माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया, तो उस परमाणु को भी जूम करके जब देखा गया ना, तो देखा गया कि इसमें और सारे कण भी है, ठीक है। तो जूम करके नहीं देखा गया, इसमें आगे देखता है आपका एक पार करके, ठीक है। तो वो बता, अभी बस ये बताना है कि आगे बताया गया कि परमाणु को और बांटा जा सकता है। तो पहला तो डाल्टन का थ्योरी गलत हो गया कि विभाजन है ये परमाणु, लेकिन परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता, वो अविभाज्य है, किंतु अब यह प्रमाणित हो चुका है कि परमाणु को भी छोटे छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है। तो पहला क्या होगा, दोष सिद्धांत है ना, यहाँ पे परमाणु दोष, ठीक है। परमाणु सिद्धांत का दोष क्या है, परमाणु को हाँ लिमिटेशन, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, किसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में, ठीक है। याद रखना इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होगा, इसको आगे देखेंगे, ठीक है। याद रखना, ये तो गलत हो गया पहला जंक्शन इनका। दूसरा क्या है, दूसरा क्या बोला था कि डाल्टन के अनुसार एक ही तत्व के परमाणु, हम लोग पढ़े थे दूसरा, डाल्टन के अनुसार एक ही तत्व का परमाणु का आकार, भार और रासायनिक गुण सेम होता था। ये भी गलत हो गया इनका। कब, जब समस्थानिक का खोज हो गया, आइसोटोप का खोज हो गया। देखिए क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यमान 1 है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, हाइड्रोजन 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, 3 रूप में ऐसे बोल सकते हैं। पहला हो गया, यही हाइड्रोजन है, इसका एक ही है, ठीक है। यही हाइड्रोजन परमाणु का मास कितना हो जाएगा, 2। यही हाइड्रोजन का परमाणु का मास कितना हो जाएगा, 3। इसको पहला वाला क्या बोलेंगे, H1 जो था इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन। इसको वो क्या बोलेंगे, ड्यूटेरियम। इसको क्या बोलेंगे, ट्राइटियम। भारी जल मंदक में इसी का यूज होता है, D2O, ठीक है, ड्यूटेरियम का। तो देखिए अब क्या होगा, यही हाइड्रोजन परमाणु है ना, ये क्या, एक क्या, ये आपका है परमाणु संख्या, ये क्या परमाणु संख्या। सब जगह परमाणु, हाइड्रोजन का एक ही ना परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु एक ही। और ये वाला क्या है आपका, द्रव्यमान। क्या है आपका, ये सब क्या है आपका, द्रव्यमान अलग है। तो देखिए तत्व तो वही है, हाइड्रोजन है, लेकिन इसका द्रव्यमान अलग अलग नहीं। इसका कितना द्रव्यमान है, इसका, इस हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 है, इसका 2 ग्राम, ऐसे मान लेते, इसका 3 है। तो उसका एजम्पशन वो भी खत्म। बोला तो द्रव्यमान सभी किसी भी तत्व के, एक ही तत्व के, मतलब हाइड्रोजन एक ही तत्व का द्रव्यमान भी सेम होगा, लेकिन यहाँ एक ही तत्व तो है, इसका द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समस्थानिक। क्या बोलते हैं, समस्थानिक। मतलब हाइड्रोजन का प्लेस वैल्यू सबका सेम है, 1 1 1, लेकिन स्थान तो सेम है, लेकिन भार अलग अलग है, ठीक है। तो याद रखना है। तो परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के सभी द्रव्यमान वाले होते हैं। तो तत्व के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले भी होते हैं, जिन्हें समस्थानिक कहते हैं। दूसरा लिखे, तत्व के परमाणु द्रव्यमान वाले, एक ही तत्व के ना, एक ही तत्व के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले हो सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक मतलब आइसोटॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 1 द्रव्यमान 1 है, इसका 2 3, ठीक है। तीसरा देखिए, अब एक क्या बोला था, परमाणु सिद्धांत की मान्यता थी, और क्या था कि विभिन्न तत्वों के परमाणु, अभी क्या बोला था कि अलग अलग तत्व का परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, अलग अलग बोला था ना, अलग अलग तत्व का परमाणु का गुण भी अलग अलग होगा, तो भार भी अलग अलग होगा।
लेकिन ये फॉल्स हो गया। अलग अलग तत्व का परमाणु का द्रव्यमान भी सेम हो सकता है किसी किसी केस में। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? समभारिक। क्या बोलते हैं हम लोग? समभारिक बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो बोला था ना कि अलग अलग तत्वों का एक ही तत्व का परमाणु बोला कि सेम द्रव्यमान का, ये तो गलत कर दिया हम उनका बात। अब बोला कि अलग अलग तत्व का परमाणु द्रव्यमान भी अलग अलग होता है, दिखाया थे। लेकिन अलग अलग तत्व का परमाणु द्रव्यमान सेम हो सकता है। क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। तो यहाँ पे लिखिएगा अलग अलग तत्वों के परमाणु भार, इसको मिटा देना, परमाणु भार समान हो सकते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, समस्थानिक मतलब क्या? समस्थानिक समभारिक ना, आइसोबार। आइसोबार एग्जाम्पल जैसे कि आपका क्या होगा? आर्गन। आर्गन अलग अलग तत्व लेंगे ना, यहाँ पे अलग अलग तत्व ले तो आर्गन, क्रिप्टन, सॉरी आर्गन हो गया आपका। आर्गन के बाद क्या? पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम। आर्गन क्या है? अलग तत्व है, अक्रिय गैस है। पोटेशियम धातु है, कैल्शियम भी धातु है। अलग अलग तीनों तत्व है ना, तो तीनों अलग अलग तत्व है, तो अलग अलग तत्व का क्या द्रव्यमान क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। अलग अलग ये कौन बोला था? डाल्टन बोले थे, अपने गुणों में बता दिए थे लाइन में। लेकिन यहाँ द्रव्यमान उसका क्या होगा? सेम हो जाएगा। जैसे आर्गन कितना नंबर पे होता है? 18, ये 19 और ये 20। लेकिन आर्गन का पता है आपको द्रव्यमान कितना होता है? 40। पोटेशियम का भी 40। तो भार सबका क्या है? समान भार। समान भार है, इसीलिए इसका नाम क्या बन गया? समभारिक। सम मतलब समान, क्या? भार। समभारिक है, सबका वेट, सबका वेट सेम है। तो अलग अलग तत्वों का भार अलग अलग ना होकर के सेम हो गया। वो तो बोला था अलग अलग, लेकिन यहाँ पे सेम हो गया। कब? जब समभारिक का खोज हो गया। समझ में आया? ये आपको ध्यान देना। तो ये सब दोष था, तो ये पूछेगा दोष कहाँ कहाँ था। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम्पल जिसे समभारिक कहते हैं। अच्छा, अब जैसे बोला था ना कि कोई भी तत्व, यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी तत्व अगर कोई एक सिंगल तत्व आयरन, तो वो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होगा, उसका द्रव्यमान सेम होगा। ये गलत साबित कर दिए यहाँ पे, उसका द्रव्यमान सेम होगा, ये भी हम लोग गलत साबित कर दिए ना। अब उसका क्या बोले थे लास्ट में? रासायनिक गुण भी सेम होगा। बोले थे ना कोई भी एक सिंगल तत्व सेम टाइप का परमाणु से बना तो उसका गुण भी सेम रहेगा। लेकिन पता है कार्बन क्या है? कार्बन किसके परमाणु से मिल करके बना होगा? कार्बन के परमाणुओं से मिल करके बना होगा, तो गुण तो सेम रहना चाहिए था। गुण तो सेम रहना चाहिए, लेकिन अलग अलग हो जाता है। जैसे कार्बन का 3 अपरूप पाया जाता है। कौन कौन? चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा पाया जाता है। चारकोल हीरा में मिल जाएगा क्या? लेकिन तीनों बना हुआ किससे है? कार्बन से ही बना हुआ है, तो गुण तो सब में सेम रहना चाहिए। लेकिन चारकोल का गुण अलग है, हीरा का गुण अलग है, ग्रेफाइट का गुण अलग है। अब बोलिए कैसे है? एकदम फिजिकली भी केमिकली भी गुण अलग नहीं है, फिजिकली देखने में भी अलग है। स्ट्रक्चर भी, हीरा का स्ट्रक्चर बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अलग है, चारकोल का स्ट्रक्चर अलग। लेकिन बना कहाँ था? कार्बन के परमाणु से, लेकिन गुण क्या है इसका? अलग अलग है। हीरा का अलग अलग नहीं है क्या? हीरा बहुत हार्डेस्ट मटेरियल है, विश्व का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल वो हो गया। क्या होता है? हीरा इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेगा क्या? नहीं। लेकिन ग्रेफाइट क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल है? नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, जो पेंसिल का लीड है। लेकिन क्या होता है? ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है। चारकोल का भी गुण अलग है एकदम। तो तीनों का गुण क्या है आपका? अलग अलग है, लेकिन बना किससे था? कार्बन के परमाणु से। तो डाल्टन ये बोला था कि कोई भी तत्व एक परमाणु से बना तो गुण समान होगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हो जा रहा है। हम कार्बन में देखेंगे, कार्बन से तो ये भी बना, सबका गुण तो सेम होना चाहिए, लेकिन वो एकदम अलग अलग था। तो ये भी इसका थ्योरी फेल हो गया कार्बन के अपरूप आ जाने से। लीड में सब ग्रेफाइट। हाँ, लीड में ग्रेफाइट, पेंसिल में जो आप लीड है ना वो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, वो ग्रेफाइट होता है। वो ग्रेफाइट क्या है? पूछता है कौन सा ऐसा अधातु है
जो इलेक्ट्रिसिटी, देखिए धातु क्या होता है, करंट को फ्लो करता है, लेकिन पूछता है कौन सा ऐसा धातु है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ग्रेफाइट। अगर पेंसिल का जो लीड हो गया वो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, चारकोल, हीरा एवं ग्रेफाइट, तीनों कार्बन के ही परमाणु से बना है। तीनों क्या है, तीनों कार्बन परमाणु से बने हैं, तीनों कार्बन। पेंसिल का पीछे वाला छू देना, ग्रेफाइट का टच में रहना तब ना। हाँ नहीं, चारकोल, हीरा, ग्रेफाइट, तीनों कार्बन। काफी भिन्नता, हीरा, देखिए हीरा का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होता है, कार्बन, ग्रेफाइट। अच्छा ग्रेफाइट जो होता है ना, जनरली बोला जाता है ये ग्रेफाइट क्या, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्या, नहीं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अपवाद ग्रेफाइट। क्यों करता है पता है किसी को, पानी कहाँ है, तुम तो और का है, हाँ, नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन अपवाद है ग्रेफाइट। क्यों करता है पता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए इस पेन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है, ये पेन किससे मिलकर के बना है, परमाणु से, छोटा छोटा परमाणु में क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा। जब आगे पढ़ेंगे तब इलेक्ट्रॉन का गुण क्या क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा। इसमें परमाणु है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है। इसका जो परमाणु है ना, ये क्या सॉलिड है, इसका जो परमाणु बहुत रिजिड है, और परमाणु के अंदर भी क्या, इलेक्ट्रॉन जो एक जगह पे मूवेबल नहीं है। तो इस पेन के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो मूवेबल नहीं है, जिसके कारण करंट तो आप यहाँ से प्लस दे रहे हैं, लेकिन उसको ट्रांसफर कर पा रहा है यहाँ तक, क्योंकि इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन मूवेबल नहीं है। समझ में आया, जैसे कि मान लीजिए आपके घर कोई गाड़ी लेकर आए, आप गाड़ी में बैठवे नहीं कीजिए तो गाड़ी पर कैसे चढ़िएगा, तो जाहिर सी बात, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक पहुँच गया, अब उसको ले जाने के लिए कैरियर चाहिए ना भाई, तो किसके थ्रू जाएगा, इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन एकदम रिजिड है, बैठ गया एकदम, बोला हम जगह से हिलेंगे, क्योंकि सॉलिड इसका प्रॉपर्टी है ऐसा, इसका प्रॉपर्टी है ऐसा इसका इलेक्ट्रॉन का। तो लकड़ी हो गया, कागज हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन गतिशील नहीं होते, इसीलिए उसमें करंट फ्लो नहीं होता। ये प्रॉपर डिफिनेशन हुआ। बहुत लोग बोले कागज से करंट क्यों नहीं फ्लो होता, ये मत बोले कि वो अधातु है, यह मतलब कि कागज धातु नहीं है, ये बोलना है कि कागज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूवेबल नहीं होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन को पास आगे नहीं कर सकते। लेकिन क्या होगा, अब देखिए बताते हैं, लेकिन लोहा में क्यों करंट फ्लो हो जाता है, कॉपर में क्यों हो जाता है, धातु में, तो कॉपर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूवेबल होते हैं, क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, समझ में आया, तो उसके कारण क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो होता है। लोहा में कम होता है, लेकिन कॉपर में ज़्यादा होता है, तो कॉपर का वायर यूज़ करते हैं। कॉपर से भी ज़्यादा मूवेबल किस में होता है, चांदी का तार में, चांदी में बहुत तेज़ी में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, लेकिन चांदी का तार तो यूज़ नहीं कर सकते, महंगा कॉस्टली होता है, लेकिन चांदी का यूज़ होता है जहाँ पर तुरंत चांदी में बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन पास होता है, करंट बहुत तेज़ी से पास होता है। पूछता है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, सबसे ज़्यादा चांदी। तो चांदी का यूज़ कहाँ पे करते हैं, चिप वगैरह में बहुत तेज़ी से करंट पास वहाँ पे यूज़ करते हैं, जब कम मात्रा में, समझ में आया, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं आप। हाँ, तो ग्रेफाइट में क्यों होता है ये बता रहे थे ना, तो ग्रेफाइट भी क्या अधातु है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन मूवेबल नहीं होना चाहिए। तो अब बताइए, इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट समझ गए। अब देखिए क्या होता है, ग्रेफाइट में जो 4 गो परमाणु होता है ना, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, हम बता रहे हैं, ये 4 गो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ग्रेफाइट के परमाणु 4 गो इलेक्ट्रॉन है ना कार्बन के। अब ये चारों आपस में बंधे हुए रहते हैं, आपस में बंधे हुए, लेकिन एक वो इलेक्ट्रॉन है ना फ्रीली मूव करते रहता है, वो बंधा हुआ नहीं है किसी से, वही एक वो पागल इलेक्ट्रॉन क्या मूव करेगा, तो हर एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो उसी के मूवेबल के चलते क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर देता है। समझ में आ रहा है, जैसे नहीं बोलते घर में 4 गो आदमी ठीक है, लेकिन एगो पागल निकल जाए तो लंका ढा देगा घर का पूरा, है ना सब, तो वही एगो ग्रेफाइट का जो 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 को एकदम बॉन्ड बनाया है कि भाई हम लोग कितनों करंट तो पास नहीं होंगे, लेकिन ये पगला क्या होता है, स्लिप करते रहता है इधर से उधर। इस यहाँ पे एक है, एक परमाणु में, तो ग्रेफाइट के अंदर ढेर सारा परमाणु से बना है ग्रेफाइट, तो सब परमाणु के अंदर सब इलेक्ट्रॉन पागले होगा, तो सब मूव कर दे रहेगा, ठीक है, इसलिए क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा वहाँ, तो ये चीज़ होता है, तो ये चीज़ होता है, ठीक है। लेकिन हीरा में नहीं होगा, हीरा भी किससे बना है, ग्रेफाइट से। ये बना है, ग्रेफाइट किससे बना है, कार्बन से,
तो कार्बन में करंट फ्लो होगा, लेकिन कार्बन में नहीं होगा। कार्बन अच्छे से बॉन्ड बनाया, चारों बॉन्ड को अच्छे से पकड़ के रखा है, समझ में आया? चारों इलेक्ट्रॉन को याद रखना। हीरा भी चारों इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा, चारों ने 6 होता है उसका, 6 का अच्छा सा स्ट्रक्चर बना के, कोई मूवेबल नहीं, बोला कोई हिलेगा नहीं यहाँ से। कितनों उधर से इलेक्ट्रिसिटी आया, हमको वहाँ जाना ही नहीं है। फिर अगला भी लोग ऐसे बोला हम यहाँ से जाएंगे ही नहीं। एक ग्रेफाइट में स्लिपरी, इसलिए ग्रेफाइट का स्मूथ होता है, देखें पेंसिल स्मूथ होता है, ठीक है, याद रखना उसको, स्मूथ स्लिपरी होता है क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते रहता है, जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देता है आसानी से, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये है सटीक रीज़न इसका कि क्यों होता है अपवाद। ऐसे तो फिर होना चाहिए, तो फिर मतलब कि ये पेंसिल जो महंगा होना चाहिए, तो फिर हीरा ही क्यों महंगा हुआ? नहीं, ग्रेफाइट आपको आसानी से इजली अवेलेबल है। जैसे कि मान लीजिए आपका हीरा नहीं मिलता, वो तो प्राकृतिक देन है, बहुत कम मात्रा में आपके पास है संसाधन में। बंद कर दीजिए।